Good evening, friends. I am Mohan Kumar, Civil Servant 2016 batch into Tanix सर्विस। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा के स्ट्रेटेजी डिस्कशन के लिए। इसमें मैं बताऊंगा कि पीटी के लिए कौन कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए और करंट अफेयर को कैसे फोकस करना चाहिए। साथ साथ पीटी जनरल स्टडीज में कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं। पहले हम जनरल स्टडी का डिस्कशन करें उससे पहले पीटी की स्वरूप को जान लें। पीटी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये पहला चरण है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। टोटल 3 पार्ट होते हैं: पीटी, मेन, इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। तो इन तीनों में जो पहला चरण है, अगर ये पास करोगे तभी तो सेकंड स्टेज में जाओगे, मेन पे जाओगे। और जब सेकंड स्टेज मेन पास करोगे तभी तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। पीटी के बारे में सबसे पहले जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी शुरू किए हैं तैयारी या शुरू करने वाले हैं, उनको जानना जरूरी है। मेरा वीडियो हमेशा इस बात के लिए फोकस होता है और वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि भारत के दूर दराज के लोग वीडियो देख सके। वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, किसी कारणवश, आर्थिक कारणवश, सामाजिक कारणवश दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो दूर दराज के क्षेत्र में भी रह के वो तैयारी कर सकें और उनको बेसिक इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले, ताकि वो ये जाने कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, मेन की तैयारी कैसे की जाए और पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो इसीलिए मैं इन वीडियो को उन लोगों के लिए खासकर बना रहा हूं जो दूर दराज के हैं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, ताकि आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन उनके सफलता में कोई बाधक ना हो। देखिए, पीटी के दो पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 पेपर होता है। एक जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सीसेट का। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में 80 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। मतलब कि वो कट ऑफ के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि 105 मार्क्स कट ऑफ है इस साल के लिए जनरल स्टडी का, उससे ऊपर जो आएंगे वो क्वालिफाई होंगे, उसके नीचे क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जो कट ऑफ होता है वो हर एक साल वेरिएबल होता है। वो जनरल स्टडीज के लिए होता है, उसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं कट ऑफ में। लेकिन जो सीसेट है उसमें जस्ट क्वालिफाई करना है। यूपीएससी उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स डिटरमिन करती है, दैट मे बी 1/3 of 200 marks or maybe bit more than 1/3 of 200 marks. So that is a cut off mark, that is a क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग से ऊपर होने से आप सीसेट क्वालिफाई कर जाओगे और जो सीसेट क्वालिफाई करेंगे बस उन्हीं का जनरल स्टडीज के मार्क को कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कि कौन पीटी क्वालिफाई किया और कौन पीटी क्वालिफाई नहीं किया। मतलब पीटी में कौन सफल हुआ और पीटी में सफल कौन नहीं हुआ। तो सीसेट को क्वालिफाई करना है और जनरल स्टडी में नंबर काफी अच्छे आने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, और तभी कट ऑफ से आप ऊपर रहोगे जनरल स्टडी के कट ऑफ से। और तब जाके आप लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट के रूप में आओगे पीटी में। और जब पीटी पास करोगे तो आप मेन के लिए एलिजिबल हो जाओगे और मेन के फॉर्म भरने के बाद मेन एग्जामिनेशन दोगे। इस साल 2025 में मेन एग्जामिनेशन 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जो जनरल स्टडीज पेपर पीटी का है वो फर्स्ट पेपर है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल स्टडी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसको देखते हैं। ज्योग्राफी होता है, इंडियन हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता है, इंडियन हिस्ट्री होता है। थर्ड, इंडियन पॉलिटी होता है। फोर्थ, इकोनॉमिक्स होता है। फिफ्थ जो होता है साइंस एंड टेक होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन होते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन होते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन होते हैं, और जो करंट अफेयर है, जो न्यू न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
तो ये सारे जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, सब्जेक्ट्स बताए हैं, जैसे मैंने पहले तो बहुत ही ट्रेडिशनल 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, उसके बाद मैंने 3 और सब्जेक्ट बताया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, एंड तीसरा मैंने बताया आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन होते हैं। इवन जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनका क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आजकल लिंक करके क्वेश्चन आता है। इसीलिए कोई ये सोचे कि वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का मास्टर बन जाएगा और करंट अफेयर को इग्नोर कर देगा और इसके द्वारा वो पीटी पास कर देगा, तो मुझे लगता है ये आज के समय में बहुत ही मुश्किल है और डिफिकल्ट है। तो इसीलिए करंट अफेयर को भी फोकस करना होता है अच्छा से, ताकि आप बढ़िया से आप पीटी को पास कर सको। मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो सब्जेक्ट का मैंने बताया था कि शुरू के 5 सब्जेक्ट, फिर 3 सब्जेक्ट, फिर करंट अफेयर। तो पहले मैं उन 5 सब्जेक्ट के अंदर बताता हूँ जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल ज्योग्राफी से लगभग 14 से 18-19 क्वेश्चन तक हर एक साल आते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो 3 बुक्स पढ़ने होते हैं, वो 3 बुक ऐसे हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि 11th क्लास का बुक है, उसका हिंदी मीडियम आता है, उसको हमें पढ़ना होता है। और ये जितने भी बुक्स हैं सिविल सर्विसेज पीटी के लिए, इसके में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, किसी किसी पैराग्राफ से डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठा के आते हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास का बुक है। सेकेंड बुक आता है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी है, इंडिया का जो समुद्र तट है, इंडिया का जो बेसिक बायोडायवर्सिटी है, उससे रिलेटेड ये बुक है। तो ये इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, आपको इसको पढ़ना होगा, और ये बुक 11th क्लास एनसीईआरटी का है। थर्ड बुक इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। पीपल एंड इकोनॉमी का मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड बुक है, लेकिन इसकी डेटा थोड़ी आउटडेटेड है, क्योंकि ये डेटा 10 साल 12 साल पुरानी डेटा है। तो ये बुक तो अच्छा है कॉन्सेप्ट के लिए, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, लेकिन इसके डेटा को आपको करंट अफेयर से निकाल के और तब इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो करंट का डेटा होना चाहिए और बुक ये बुक से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। तो हमने 3 बुक बताया, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा बताया हमने इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, तीसरा मैंने बताया इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और जो चौथी बुक है जो इम्पोर्टेंट है, वो इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय बी आर खुल्लर। ये बुक करंट अफेयर से कंप्लीटली जो है इसमें अपडेटेड है, और ये बुक बहुत ही डिटेल से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। लेकिन ये थोड़ा जो बेसिक बुक्स है, जैसे इंडिया पीपल इकोनॉमी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को बताता है, उसके तुलना में काफी बड़ा ज्यादा है, वैल्यूमिनस है। तो वो 3 बुक तो आपको पढ़ना ही है, वो कंप्लीटली कवर करना है, और इस बुक को, चौथे बुक को आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक बुक होना चाहिए, एक एटलस होना चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, वो बहुत अच्छा है। और आप जिस रूम में स्टडी करते हैं उस रूम में इंडिया का फिजिकल मैप, इंडिया का जो है पॉलिटिकल मैप, फिर वर्ल्ड का फिजिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, ये चीज होनी चाहिए। तो ये चीज, क्योंकि प्रत्येक चीज जब आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, और वो ज्योग्राफी ज्योग्राफी जैसे मान लो इंडिया इंडिया सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो आपको जानना चाहिए कहाँ कौन सा स्टेट है, उस स्टेट में कैसे कौन सा रोड नेटवर्क है, ये एयरपोर्ट है तो कहाँ है, ये शिपिंग यार्ड है तो कहाँ है। आपको ये सारी चीज जाननी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर किसी वेस्टर्न इंडिया का ज्यादा है या ईस्टर्न इंडिया का ज्यादा है, तो ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इवन जो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस होता है, उसमें भी पॉपुलेशन से डेंसिटी से रिलेटेड भी कुछ मैप होते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज रखना जरूरी है जब आप स्टडी कर रहे हो। तो 3 बुक प्लस 1 डीआर बुक प्लस 1 स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ द मैप आपको रखना है, और मैप को जिस रूम में आप स्टडी करते हो उस रूम में अफिक्स करके रखना चाहिए, और समय समय पे आपको रेफर करना। जब आप ये सारी ज्योग्राफी पढ़ लोगे,
तो आपको प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पीटी का सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं 2 बुक का नाम बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो 2 बुक मार्केट में, उसके अलावा और बुक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो 2015 एग्जाम दिया था, तो उस समय ये बुक मुझे दिखा था। तो न्यू विशाल पब्लिकेशन का बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, एंड आई थिंक 2-3 और अच्छे पब्लिकेशन के बुक मार्केट में आ चुके हैं। तो आप मार्केट से एनालाइज करो कि कौन से पब्लिकेशन के अच्छे बुक हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ले लो। उसमें क्या करते हैं, ये जो मैंने बताया है, ये बुक से जैसे मान लो पीटी में 100 क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज बांट देते हैं। जैसे उस साल अगर ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आए तो इकट्ठे देते हैं, और ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट देते हैं। इंडिया जो इंडियन ज्योग्राफी अलग देते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी अलग देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड लाइक जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड द बायोडायवर्सिटी करके, बेसिक बायोडायवर्सिटी करके, तो वो अलग अलग देते हैं। तो आप जैसे एक बुक पढ़ते हो, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पीटी में आ चुके हैं, वो एक साथ एक जगह दिए हैं। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर 7 क्वेश्चन आए हुए हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो 7 क्वेश्चन एक जगह दिए हुए हैं, वो 7 क्वेश्चन को सॉल्व करो। जबकि एक्चुअल जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक मैं बता रखा हूँ, इसमें एक जगह सेग्रीगेट करके देखा दिया रहता है, तो उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ लो, तो उसके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इस तरह जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको लग कि मैं ज्योग्राफी क्वेश्चन को अब एक एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में जब एग्जाम के लिए जाऊंगा तो मैं सॉल्व करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो ज्योग्राफी का मैंने ये बताया। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का मतलब है इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी में नहीं आता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब मेन का पेपर तो है, मेन का तो टॉपिक्स है, लेकिन पीटी में स्पष्ट रूप से अगर क्वेश्चन एक दो आ जाए अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से, आई कैन नॉट से फॉर दैट, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में बी रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, लेकिन जनरली एंड इट इज डिफाइंड दैट इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पीटी में। तो इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया को हिंदी में प्राचीन भारत बोलते हैं। दूसरा मिडिवल इंडिया, मध्ययुगीन भारत, और तीसरा आता है मॉडर्न इंडिया। वो मॉडर्न इंडिया में आपको इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो मॉडर्न इंडिया में आता है। और ये तीनों बुक आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक लेनी होती है। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट काफी बेटर है, और वो बुक भी रेफर किया जाता है सारे लोगों के द्वारा। तो जो एंशिएंट इंडिया है वो उसके ऑथर हैं आर एस शर्मा, राम स्वरूप शर्मा, और दूसरा मिडिवल इंडिया का जो ऑथर है वो सतीश चंद्रा है, और तीसरा मॉडर्न इंडिया के जो ऑथर हैं दैट इज द 12th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी बुक के लिए बिपिन चंद्रा है। ये तीनों बुक के स्टडी के बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये तीनों पढ़ने के बाद सॉल्व करना चाहिए। आपने एंशिएंट पढ़ लिया, एंशिएंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन वाले बुक में जाओ, उसमें एशियंट के 4, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक साल। जैसे 2020 में भी क्वेश्चन आए होंगे 4-5, 2021 में भी क्वेश्चन आए होंगे 4-5, 2022 में भी आए होंगे, 23 में आए होंगे, 24 में आए होंगे, 25 में आए होंगे। तो वो आप जैसे 2020 में 4, 21 में 4, 22 में 5, ऐसे ऐसे जो 20-25 क्वेश्चन है 5 साल में, या 10 साल में 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन है, उनको आप तैयारी करो। उसमें न केवल ए बी सी लिखा होता है कि क्या सही आंसर है, बल्कि उसके डिटेल्ड बात बताई जाती है कि आंसर है तो क्यों है, उसके दाहिने और बाएं और क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो इन एंशिएंट के बाद एंशिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है पढ़ने के बाद, मिडिवल पढ़ने के बाद मिडिवल के क्वेश्चन सॉल्व करो और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। उसके बाद मॉडर्न पढ़ने के बाद जिसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी है, तो वो पढ़ने के बाद आप मॉडर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इतनी तैयारी करोगे तो जो हिस्ट्री के लगभग 12 से 16 क्वेश्चन
आते हैं, कभी कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी, लेकिन अमूमन 12 से 16 क्वेश्चन जो आते हैं, तो मुझे लगता है आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है, दैट इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का वैसे तो बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, लेकिन वो बुक एडवांस है, वॉल्यूमिनस भी है, और पहली बार में पढ़ोगे और पहले से इंडियन पॉलिटी नहीं जानते हो तो शायद पढ़ने में दिक्कत होगी। इसके लिए बेसिक बुक को पहले पढ़ो। बेसिक बुक क्या है? दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मतलब भारतीय संविधान कार्य रूप में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है उसको आपको पढ़ना है, और वो 11th क्लास की बुक है। उसको पढ़ने के बाद आप चले आओ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, उस बुक पे आ जाओ, और जब वो पढ़ लोगे तो आपको पॉलिटी की जानकारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद तीसरा रेफरेंस बुक के रूप में आपको रखना है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वे आर्टिकल्स, जिसमें सब आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बस आर्टिकल के स्टेटमेंट और थोड़ी बहुत डिटेल होती है, वो पतली सी बुक होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आपको रखनी है, जिसमें सारे आर्टिकल्स एक के बाद दो और आगे, मतलब कि सीरियल नंबर से सारे आर्टिकल दिए गए हैं, और उसको आपको रखने हैं ताकि आर्टिकल्स को रेफर कर सकूं। इसके बाद जो डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए, उसको आपको देखना होता है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आए हैं वो न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आपको देखना चाहिए, और उनको देखने से भी वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेन में भी काफी आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है prsindia.org, आप उसको रेफर करें। उसमें जितने भी पार्लियामेंट में बिल फाइल होते हैं, जितने एक्ट्स पार्लियामेंट के बाद बनते हैं, तो उस पे उसका डिटेल डिस्कशन आता है, और उसके अलावा जो एक्ट में जो गजट में प्रकाशित होने के बाद आता है, उसकी पीडीएफ भी उस वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। तो prsindia.org रेफर आपको करना चाहिए। तो मैंने पॉलिटी में आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके बाद बताया इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, उसके बाद बताया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का जो बुक होता है, और उसके बाद मैंने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, उनके जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी में वर्डिक्ट्स हैं जो यूपीएससी में आ सकते हैं, उनको रेफर करना है। और जनरली जो इंपॉर्टेंट बात है वो द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में कवर होता है। तो इंपॉर्टेंट का मेरा सेंस ये है कि जो न्यूज में अभी चल रहा है, करंट अफेयर में चल रहा है, और द हिंदू और उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में कवर हो रहा है, डीडी न्यूज में कवर हो रहा है, ऑल इंडिया रेडियो में वो कवर हो रहा है, तो उस तरह के वर्डिक्ट्स को आपको ज्यादा फोकस करने होते हैं, ताकि उधर से पीटी में क्वेश्चन आते हैं, मेन में क्वेश्चन आते हैं, और इतना करने के बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हो और वहां कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो, तो आई कैन से आपकी इंडियन पॉलिटी की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद मैंने अभी तक के 3 सब्जेक्ट बताया, चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से, आपने, इवन आर्ट्स वालों के लिए भी इकोनॉमिक्स थोड़ी कठिन हो जाती है, बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, और डायरेक्ट आप 11th और 12th क्लास इकोनॉमिक्स की सारी बुक लेके आते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो, और वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि बेसिक आप नहीं जानते हो। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट कि जो चीज समझ में जल्दी आए और जो बेसिक बात हैं उनको आपको जल्दी से फोकस करना चाहिए। सो आई कैन से कि आप 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक लें और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक लें। अगर इकोनॉमिक्स आपका पहले से लिंक नहीं है और आप बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, तो 9th और 10th क्लास के लिए 9th क्लास में इकोनॉमिक्स का बुक का नाम है इकोनॉमिक्स ही नाम है, और 10th क्लास में जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। तो उस ये दोनों बुक को ले लीजिए और दोनों से बेसिक पढ़िए। बेसिकली इकोनॉमिक्स में तो ज्यादा करंट अफेयर ही क्वेश्चन, लिंक्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये दोनों बेसिक बुक पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप करंट अफेयर पे जंप करें, रेदर देन 11th एंड 12th में जंप करें।
क्योंकि जो 11th-12 से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और थोड़े लैपटॉप कंप्यूटर का भी सहारा लोगे, तो जो गैप है वो आपकी पूर्ति हो जाएगी। 9th-10th पढ़ लो, गैप करंट अफेयर जब पढ़ोगे और इंटरनेट का सहारा लोगे तो गैप की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा गैप की पूर्ति और कहाँ हो जाएगी? जब आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, और दूसरा बजट पढ़ना है, भारत का बजट पढ़ना है, हर एक साल बजट भी आता है, तो ये बजट पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, सारी गैप पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, थोड़े जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में तो काफी कुछ आ गया, लेकिन करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद यूरोपियन यूनियन होता है, G20 होता है, G7 भी होता है। उसके अलावा इकोनॉमिक संगठन की बात करें तो एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक होता है। और एशियान में भी इकोनॉमिक का काफी कुछ बात पढ़ा जाता है एशियान में। तो अगर ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो आपको इकोनॉमिक्स में अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9th क्लास बुक, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, डिफरेंट इकोनॉमिक, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर, इतनी तैयारी करते हो इकोनॉमिक्स की तैयारी हो जाएगी। और फिर बार बार जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी आपको तैयारी करना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस आपके बुल्टअप हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइंस एंड टेक के बारे में। वैसे इकोनॉमिक्स में बोला कि इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड नहीं है, तो 11th-12th पढ़ना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का बुक। उसी तरह मैं बताऊंगा, साइंस बैकग्राउंड नहीं है और आप 11th-12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने लगो, तो आपके काफी समय उसी में चले जाएंगे और जनरल स्टडी की तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपको। मैं कहता हूं कि आप 11th-12th का, वैसे तो जितना ही हायर स्टडी पढ़ो उतना ही अच्छा है, लेकिन आपको देखना है कि कम एफर्ट में ज्यादा फायदा और ज्यादा ज्ञान, ज्यादा जानकारी कैसे मिले जो रिलेवेंट, आपको ये देखना है। पढ़ने के लिए तो आप मैट्रिक का कोर्स लेके पढ़ने लगे, आप तो विद्वान बन जाओगे, लेकिन विद्वान बनना नहीं है कि आप ऐसे विद्वान बनो या ऐसी तैयारी करो जिससे कि एग्जाम में सफलता पाओ, रिलेवेंट हो आपके एग्जाम से रिलेटेड। नहीं तो अगर पीएचडी और रिसर्च करने लगोगे तो यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मेन, यूपीएससी इंटरव्यू, तो आपके लिए एक सब्जेक्ट में तो मास्टर बन जाओगे और बाकी सब्जेक्ट नहीं जानोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो वही मैंने बताया कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मत पढ़ो, रेदर देन 9th और 10th क्लास पे जाओ, एनसीईआरटी 9th-10th का बुक लो साइंस का, उसको पढ़ो। नेचुरल साइंस आपको जानकारी मिल जाएगी और बेसिक जो साइंस आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी, बायोलॉजी की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। तो 9th-10th पढ़ो और उसके बाद जो साइंस एंड टेक में करंट डेवलपमेंट है आप उसको पढ़ो, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 9th-10th पढ़ने के और जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो ऑलरेडी बीटेक हैं, जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो ऑलरेडी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो जानते ही हैं, तो उनको 9th-10th ना भी पढ़े तो उनके लिए काम चल जाएगा, और डायरेक्ट न्यू डेवलपमेंट ऑफ साइंस पढ़े। तो जो आर्ट्स से हैं वो 9th-10th पढ़े, जो साइंस से हैं वो 9th-10th पढ़े या ना पढ़े उनके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं या खुद वो बीटेक किए हुए हैं तो वो साइंस, बेसिक साइंस को जाने। 9th-10th आर्ट्स वाले पढ़ें, और उसके बाद दोनों के लिए जरूरी है, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए और कॉमर्स के लिए जरूरी है न्यू डेवलपमेंट ऑफ साइंस पढ़ना है। तो व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको जानना चाहिए। तो वन इज द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज आता है आजकल तो। एआई का जमाना है, आप तो देख ही रहे हो, गूगल सर्च करने जाओगे तो एआई के ही इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की, जब क्लाउड कंप्यूटिंग की जमाना है, एआई की जमाना है, बड़े बड़े डेटा सर्वर होते हैं, डेटाबेस होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इवन जब आप वेबसाइट सर्च करते हो तो एचटीटीपी आपने देखा होगा,
तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको आपको देखना होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, और उसमें इसरो के बारे में और डिफरेंट जो हमारे स्पेस में मिशंस गए हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तीसरा होता है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, तो डीआरडीओ जितने भी डेवलपमेंट किए हैं मिसाइल से रिलेटेड, कौन कौन से मिसाइल देश में हैं, और लास्ट 5 ईयर का तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो भी जैसे अग्नि के डिफरेंट सीरीज आए हैं, तो जो जो मिसाइल्स अपने देश में बने हैं और करंट टाइम में जो बने हैं उनके भी काफी इंपॉर्टेंस होते हैं करंट अभी के एग्जाम के लिए, तो उसको स्टडी करो। उसके अलावा आप जानते हो कि आजकल तो कोरोना वायरस फैल गया था 2020 के फरवरी और मार्च में, तो इंडिया में बहुत तेजी से फैला, पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के तो अदर कुछ ऐसे देश हैं वहां तो और भी ज्यादा फैले, तो इंडिया ने समय के साथ कंट्रोल भी किया, काफी कुछ कंट्रोल किया, और इंडिया ने अच्छा भी किया। तो ये कोरोना वायरस जो पेंडेमिक था, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है, और साथ साथ और भी पेंडेमिक आते रहते हैं वर्ल्ड में, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करने होते हैं, और क्या उपचार है उसके बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन उसके बारे में जानने होते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे आजकल सोलर टेक्नोलॉजी काफी डेवलपमेंट कर चुका है, सोलर पैनल्स के बारे में जानने हैं, और कैसे एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना है। तो बेसिकली मैंने 6-7 टॉपिक आपको बताया, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो ये सारे टॉपिक, जैसे कि फिर से मैं बोल देता हूँ, 9th क्लास 10th क्लास साइंस बुक, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको आपको पढ़ना है। और इस तरह से अगर इन सारे चीज को आप फोकस करते हो तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद एक पोर्शन जहां से काफी क्वेश्चन आता है, दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट। बायोडायवर्सिटी इन्वायरमेंट में मैं ये बताऊंगा कि आप क्या पढ़ना है उसको जानो, किस बुक से रेफर करना है, क्योंकि क्या पढ़ना है अगर उसको जान जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और इस पढ़ोगे के स्ट्रेटेजी के साथ डाउनलोड करके पीडीएफ को प्रिंट करके, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा, क्योंकि वो अपडेटेड होता है। और जो पुराने बुक हैं हो सकता है वो अपडेटेड नहीं हो, या 2 साल पुराने भी हो, तो वो जो अभी 2 इस साल जो इंफॉर्मेशन आया उससे अपडेटेड नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना चाहिए। वन इज द नेशनल पार्क, भारत में 106 नेशनल पार्क है, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 106 के माइन्यूट डिटेल जानने लगोगे तो टाइम लगेगा। तो बेसिकली आपको इतना तो जरूर जानना चाहिए कि ये 106 नेशनल पार्क है, ये किस किस स्टेट में है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उन 106 नेशनल पार्क को आप स्टेट वाइज पहले बांट लो, कि उत्तराखंड में ये इतने नेशनल पार्क हैं, बिहार में इतने नेशनल पार्क हैं, जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, उसी तरह यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। तो इसी तरह जो है कि नेशनल पार्क जो 106 है उनको स्टेट वाइज बांट लो, और एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर जानना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। आप डिटेल उनके लिए जानो जो नेशनल पार्क न्यूज में है, या जो सबसे पुराने नेशनल पार्क हैं, या जो अभी अभी नेशनल पार्क घोषित हुए हैं, अभी घोषित हुए हैं, सबसे पुराने हैं, या जो नेशनल पार्क न्यूज में है उनके बारे में जानना है। अदरवाइज नेशनल पार्क के बारे में इतना जानना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में अवस्थित है, तो वो तभी आप कर सकते हो जब ये 106 नेशनल पार्क को डिफरेंट स्टेट के अंतर्गत पहले बांट दो और जानो कि किस स्टेट में। दूसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था 1970s में, उसका नाम था MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, सो बायोस्फीयर्स। तो उसी प्रोग्राम के तहत प्रत्येक देश ने अपने अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए थे। बायोस्फीयर रिजर्व जनरली नेशनल पार्क की तुलना में बड़े साइज में होता है, तो 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ कहाँ है उनके बारे में जानकारी हासिल करना होता है। तीसरा होता है रामसार कन्वेंशन साइट्स। रामसार कन्वेंशन साइट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट के कारण
काफी बढ़ते जा रहा है, अच्छी बात है। तो टोटल 91 हमारे रामसार कन्वेंशन साइट्स इंडिया में है। उन 91 रामसार कन्वेंशन साइट्स को आप डिफरेंट स्टेट में सेग्रीगेट कर लो, बांट लो, और कौन किस स्टेट में उसके बारे में जानकारी करो, और कौन कौन से रामसार कन्वेंशन साइट इंडिया में अभी अभी आए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करो। रामसार कन्वेंशन जो है वो 1970s में हुआ था। वो ईरान में हुआ था, एक रामसार जगह है वहां पे हुआ। और वो संस्था जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो वाटर बॉडीज हैं, और वो वाटर बॉडी अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वाटर बॉडी हैं तो उनको अपना टैग देता है, और इसलिए उसको कहा जाता है रामसार कन्वेंशन साइट। तो भारत में 91 रामसार कन्वेंशन साइट है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भारत में 574 वाइल्ड लाइफ 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब 574 तो आप जान भी नहीं सकते और डिटेल भी नहीं जान सकते, तो उसके लिए यही है कि जो यूज में हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में जानो। पूरी डिटेल जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि 574 है, उतना डिटेल जान पाना और याद रखना, और एग्जाम के दिन याद रखना सबसे बड़ी बात होती है, तो मुश्किल है। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में है उनको आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जब मैंने ये 4 टॉपिक आपको बताया कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर रामसार कन्वेंशन साइट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसके बाद आता है टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ द इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1970 के दशक में स्टार्ट किया गया था। टाइगर्स की संख्या भारत में कम होने लगी थी, तो टाइगर को संरक्षण देने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आज टाइगर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टाइगर सर्वे आता है, टाइगर के पॉपुलेशन को वो काउंट किया जाता है। तो जो टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया है वो अभी कितना है उसको जानकारी हासिल करना चाहिए, और टाइगर सर्वे के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। और किस स्टेट में ज्यादा टाइगर है, टाइगर की डेंसिटी किस संख्या के आधार किस स्टेट में ज्यादा है, और डेंसिटी ऑफ टाइगर किस स्टेट में ज्यादा है, रीजन के आधार पे पूछा जाता है। सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड सेंट्रल रीजन, कहाँ पे टाइगर की डेंसिटी ज्यादा है और कहाँ संख्या ज्यादा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट के एरिया भारत में बढ़ते जा रहे हैं, खुशी की बात है। और आप जानते हो जैसे जल ही जीवन है, वैसे मैं कहूंगा वन ही जीवन है। तो वन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर वन नहीं है तो पूरी पृथ्वी वीरान हो जाएगी। तो भारत में वन का जो क्षेत्रफल है तो वो बढ़ते जा रहा है। अभी काफी प्रयास किया जा रहा है हमारे डिफरेंट सरकार और एनजीओ और साझेदारी और भागीदारी के द्वारा हमारा एरिया बढ़ते गया। तो जो फॉरेस्ट सर्वे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा आता है, उसको आपको स्टडी करना चाहिए। आपको स्टेट वाइज भी स्टडी करना चाहिए कि स्टेट में फॉरेस्ट का एरिया कितना है। वो 5 स्टेट जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, और वो 5 स्टेट जहाँ फॉरेस्ट एरिया कम है। ऑल्सो परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में ज्यादा है और किस स्टेट में कम है, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसके बाद अगर बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट की बात आती है, जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, यूट्रॉफिकेशन एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो बायोजियो मैग्निफिकेशन ये भी आता है, और न्यूट्रिएंट पूल, और किस तरह से हमारा न्यूट्रिएंट पूल का साइक्लिंग होता है। तो नेचुरल साइकिल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, उसी तरह नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कैसे वाटर का हमारा एटमॉस्फेयर, उसके बाद ओशियन, और उसके बाद हमारी लिथोस्फीयर के बीच में कैसे ये वाटर चलते रहता है, और वाटर से कैसे बारिश होती है, और फिर बारिश के बाद वाटर कैसे कहाँ जाता है, ग्लेशियर में आता है, नदी में आता है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाता है पर्कुलेशन के द्वारा। तो ये सारी बातें उसमें होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट, इकोलॉजी का कंसेप्ट, इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना है, फूड चेन पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, यूट्रोफिकेशन, ये सारे आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे चीज आपको पढ़ना चाहिए। मैं बेसिक बुक भी बताऊंगा। इसके बाद आपको जो पूरे दुनिया के स्तर पे हो रहा है इन्वायरमेंट में वो क्या हो रहा है,
जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, शुरुआत तो वहीं से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, उसके बाद इरेटिक बिहेवियर ऑफ द क्लाइमेट होता है, अतिवृष्टि और बहुत कम वृष्टि, ठीक है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ ही आ रहा है, और कभी बारिश पहले हो जा रहा है, कभी बारिश लेट से आ रहा है। तो ये इरेटिक बिहेवियर ऑफ द क्लाइमेट ही तो है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सारे आपको जानने हैं, और इसके ये सारे कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको दुनिया में इसमें बहुत सारे अधिवेशंस हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसके बारे में जानना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वो है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद एक मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में आया था। जैसे कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन होल हो रहे हैं, तो उन्हीं को ओजोन होल को होने से कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। एंड 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी आया, और यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा ये मैंडेट किया गया था कि हर एक साल कॉप होगा। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, ऐसे ऐसे कॉप होती हैं। इस तरह से 1992 के बाद जो तीसरा कॉप हुआ था, 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी के बाद जो कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 हुआ था, कॉप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो जापान में हुआ था। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आया, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2009 में भी कॉप हुआ, जो कोपेनहेगन में हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर 2015 में कॉप 21 हुआ, और कॉप 21 पेरिस में हुआ। उसके बाद आप जानते हो कि पेरिस अग्रीमेंट आया था, उसमें भारत का काफी बड़ा रोल था, जो कि 2015 कॉप 21 हुआ था। उसके बारे में आपको स्टडी करना है। हर एक साल कॉप होता है, अभी भी कॉप हो रहा है। तो इस तरह से कॉप जनरली नवंबर महीने में, और कभी कभी दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाए, तो नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में होता है, जनरली तो नवंबर में होता है। तो इस तरह से कॉप के बारे में आपको जानना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जानना है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जानना है। तो ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो सम्मेलन है, कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंसेस है, इसके बारे में जानना है। और ये अगर पूरी जानकारी हासिल करते हो, तो आई कैन से यू विल परफॉर्म वेरी गुड इन द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग ये 12 से लेके 18 क्वेश्चन हर एक साल इसमें आ सकते हैं। कभी कभी थोड़ा कम भी आ सकते हैं, लेकिन 12 से 18 क्वेश्चन मैंने देखा है, आते हुए, कई बार आते हुए देखा है। इसके बाद मैंने बोला था कि दो बुक मैं बताऊंगा, जो कि आप इसमें रेफर कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। वो है आईसीएससी की बुक आती है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो आईसीएससी की बुक है, आईसीएससी जो एक बोर्ड होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, तो आप जो है सीधे आप बुक शॉप में बोलोगे कि मुझे 9th और 10th क्लास आईसीएससी का बुक चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको देंगे, वो बुक आप ले सकते हो। तो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट वो बताया, फिर 2 सब्जेक्ट आपको बताया, इंटरनेशनल रिलेशंस बताया, और उसके बाद बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट बताया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वो आपको तीनों जगह, वो मिडिवल, वो एशियंट इंडिया में भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, मिडिवल इंडिया में भी है, और मॉडर्न इंडिया में भी आर्ट एंड कल्चर है। वहां से भी लोग तैयारी करते हैं। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक ढंग से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो उन तीनों बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं, उसके अलावा भी इसके लिए एक स्पेसिफिक बुक है, और उस बुक का नाम है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पहली 3 सिंगानियां। ये अच्छी बुक है, और इससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको स्टैटिक से डायनेमिक बनाता है, जो आपको लाइवली बनाता है, जिससे इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन होते हैं। और अगर जिसका आपने प्रयोग किया, तो आपके मेन के जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी अच्छा होगा। और पीटी तो पास करने के लिए वो तो है ही, उसके बगैर पीटी पास करना मुश्किल है। ये है करेंट अफेयर। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? तो करेंट अफेयर में मैं बोलूंगा कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। मेरी बात, अगर अपनी बात बताऊं,
तो मैंने पीटी एग्जाम से 1 साल पहले से लगातार द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। कभी छूट भी गया तो उन न्यूज़पेपर को रख के और संडे को 2-3 न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ता था, उनको टिक करता था और पॉइंट को नोट करता था। तो उसके एडिटोरियल को भी बहुत ध्यान से पढ़ता था, द हिंदू न्यूज़पेपर को। और मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे सुन पढ़ते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में क्या चला कुछ मालूम ही नहीं है। तो हो सकता है इवन आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी हिंदू को अच्छा से पढ़ने में शुरू में आपको 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे 15 दिन डेली पढ़ते रहोगे, तो वो 6 घंटे लास्ट में आके 2 घंटे से 3 घंटे पे आ जाएगा। और डेली अगर 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ लिया द हिंदू और उसके बाद पढ़ते हो, तो 2 से 3 घंटे में बढ़िया से कवर करोगे। पढ़ने के लिए तो लोग आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 2 से 3 घंटे लगाता था और उसको अच्छा से पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा न्यूज़पेपर है द हिंदू के अलावे, लेकिन मैं केवल द हिंदू रेफर किया हूँ जब मैंने अपना पीटी मेन और वाइवा किया था, लेकिन आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम के लिए जरूरी है न्यूज़पेपर जो अच्छा है वो है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर। तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी एफर्ट मारो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, लेकिन द हिंदू को छोड़ो मत। द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसको मैंने काफी समय तक फॉलो किया है, 1 साल से भी ऊपर तक फॉलो किया और खूब पढ़ा, और उससे मुझे सारे जगह उसका परिणाम अच्छा मिला और उससे हमारे एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में काफी मदद मिला। न्यूज़पेपर जो कि 3 न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं बताऊंगा 2 मैगज़ीन, एक योजना और दूसरा कुरुक्षेत्र। योजना कुरुक्षेत्र का अहम अ, भूमिका होता है, इवन एसे लिखने में आपको मदद मिलता है, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने के से आपको आपको दिमाग की ट्यूनिंग अच्छी होती है कि कैसे एसे लिखें, क्योंकि वहाँ प्रत्येक आर्टिकल एक एसे जैसा है। और इवन एसे में आपको जो एडिटोरियल पढ़ते हो द हिंदू का, उससे भी मदद मिलता है एसे लिखने में। तो योजना कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ को सुनें, डीडी चैनल को आप देखें, जो टेलीविज़न में डीडी चैनल आता है दिल्ली दूरदर्शन, तो उसपे भी मॉर्निंग के समय में एक डिटेल न्यूज़ आता है, पूरे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बताता है, उसको आप देखें। डीडी ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र और उसके अलावा योजना, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके बाद मैंने बताया इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। वैसे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ही, लेकिन उसको भी चूंकि हर एक साल आता है तो उसको भी करंट अफेयर भी मान सकते हो, और इकोनॉमिक्स के अंदर तो है ही, तो उनकी स्टडी की जाती है। तो ये सारा स्टडी करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। और साथ साथ आप उसके बाद जो है कि जो टेस्ट सीरीज कई बार चल रहे होते हैं कई जगह एकेडमीज में, एकेडमिक में, लेकिन उस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज अगर इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्रिंट आउट के रूप में आपको कई वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं पीडीएफ के रूप में, और प्रिंट आउट के रूप में भी आपको कई बार जो है कि शॉप में मिल सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर। तो उन क्वेश्चन को लेके आप सॉल्व करो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया, ज्योग्राफी बताया, फिर इंडियन हिस्ट्री बताया, फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद बायोडायवर्सिटी इन्वायरमेंट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड करेंट अफेयर। आप इन सारे बुक को अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, सिंसियरिटी से पढ़ें, और सिंसियर एफर्ट करेंगे तो वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आप सफलता पाएंगे, और सफलता के सतरंगी जो बोला जाता है फ्लाइंग कलर्स ऑफ द सक्सेस, उसके साथ आप पीटी को सफल करेंगे और मेन एग्जाम में आप अपीयर होंगे। सो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामना, आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और सफल हुए अपने जीवन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।